स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एमजी नरेगा के पर्सपेक्टिव से है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उनके द्वारा कहा गया कि आने वाले मंथ के समय वो प्रोटेस्ट को कैरी आउट करेंगे एमजी नरेगा को जो सुपरसीड करने वाला एक्ट है उसके अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स, एमजी नरेगा को सुपरसीड किस एक्ट के द्वारा किया गया, जिसको कि रिसेंटली पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसी दौरान में पास है वो किया गया है। आप देखिए कि एक्ट का जो नाम है विकसित भारत। हमारी कंट्री का जो विजन है कि 2047 के समय में हमें डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है। तो आप देखिए कि उस विजन को भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है नेम के साथ में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है इस एक्ट का नाम, जिसके थ्रू एमजी नरेगा का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है। और आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू उसको सुपरसीड है वो भी किया गया है। अब हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो बेसिकली आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा प्रोटेस्ट वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जो राइट टू प्रोटेस्ट है क्या एज ए फंडामेंटल राइट के रूप से आपको अवेलेबल है। अब देखिए कि राइट टू प्रोटेस्ट डायरेक्टली वे के अंदर तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में नहीं मेंशन किया गया है, बट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके थ्रू आप इसको इंक्लूड हैं वो कर सकते हो। आर्टिकल 19 को जब आप रीड किया करते हो, आर्टिकल 19 के अंदर में आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो एवरी इंडियन सिटीजन को अवेलेबल हुआ करते हैं। तो आर्टिकल 19 का जो क्लोज ए है, जो क्लोज ए का जो सॉरी क्लोज 1 का जो सब क्लोज ए है, उसके अंदर में आप देखिएगा आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। मीन्स कि आप अपने जो वर्ड्स के थ्रू अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके थ्रू गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी आप देखिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है जब आपको लगता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पे कर्टेल हुआ है, वो आपको अवेलेबल है, वो नहीं है, तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अपना जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस है वो कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी यहाँ पे आपके ऊपर अप्लाई रहेंगे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मीनिंग ये नहीं है कि कंट्री का जो सोर्निटी है या कुछ अदर ग्राउंड्स हैं उनको आप यहाँ पे वायलेट करो। आपको एक लिमिटेशन के मैनर के अंदर में अपना जो फीलिंग्स हैं, अपना जो कंसर्न है उसको एक्सप्रेस है वो करना होगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में मेंशन है जिसके थ्रू आप राइट टू प्रोटेस्ट है उसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सेकंड, आप देखिए कि इसी आर्टिकल 19 के अंदर में, इसी आर्टिकल 19 के अंदर में जो क्लोज बी है, क्लोज बी के अंदर में क्या मेंशन है, एसोसिएशन फॉर्मेशन के बारे में मेंशन है कि किसी भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में आप अपना एक एसोसिएशन को भी फॉर्म कर सकते हो, या किसी अदर पर्पज के रिगार्डिंग में भी आपको एसोसिएशन है उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बट पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको रजिस्टर करवाना होगा इलेक्शन कमीशन के साथ में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है उसके थ्रू आप देखिए कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू हुआ करता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो क्लोज सी है उसके अंदर में भी बेसिकली आपको एक राइट है वो अवेलेबल है। आप देखिए कि उस राइट के अंदर में पीसफुल असेंबली के बारे में मेंशन है वो किया गया है कि विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में आप अपना जो मीटिंग करते हो वहाँ पे जो असेंबल है उसको कैरी आउट है वो कर सकते हो। पीसफुल वे के अंदर में आप अपना जो मीटिंग है उनको कैरी आउट कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो आपको यहाँ पे अप्लाई रहेंगे वो क्या अप्लाई रहेंगे आपके प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में, कि जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो कंट्री का जो सोर्निटी एंड इंटीग्रिटी है उसको आप किसी भी तरीके से डाइल्यूट है वो यहाँ पे ना करो। रिसेंटली आप देखिए कि लद्दाख के अंदर में हमने रीड किया था, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और उस दौरान में बेसिकली इस तरीके से जो वायलेंट सिचुएशन है वो क्रिएट होता है कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसको हार्म हुआ था। और बाद में उन पर्सन को, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचू, उनको कि एनएसए एक्ट के अंडर में आप देखिए कि डिटेन्ड है वो कर लिया गया था। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को एक बार यहाँ पे रीड करेंगे, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आपको कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 19 के अंदर में या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है, सोर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को आप किसी भी तरीके से हार्म यहाँ पे ना करो। सोर्निटी प्लस में इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को।
सेकंड आप देखिए कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की हमारी कंट्री का जो सिक्योरिटी है उसको भी किसी तरीके से यहाँ पे हार्म है वो ना किया जाए। थर्ड अगर हम बात करें कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्री हैं, जो फॉरेन कंट्री हैं, उनके साथ में हमारा जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट, यहाँ पे जो चेंज है वो ना करो प्रोटेस्ट के थ्रू में। फोर्थ आप देखिए कि पब्लिक ऑर्डर है, फोर्थ यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर का भी यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। फिफ्थ जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो है डिसेंसी एंड मोरलिटी, कि आपका जो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो एक डिसेंसी एंड मोरलिटी है, और देखिए मोरल ग्राउंड्स का भी वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कि कोर्ट का ही कोई डिसीजन है उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट करो, कोर्ट का जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन करने का आपके द्वारा कोशिश किया जाए, तो आप देखिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी यहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो आपके ऊपर अप्लाई है वो रहेगा। फिर आप देखिए कि डिफामेशन है, सेवंथ जो ग्राउंड है वो किसका है, डिफामेशन, कि आपके द्वारा कोई भी इस तरीके से जो डिफामेटरी जो पोस्ट है वो नहीं किया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड हैं वो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपके द्वारा प्रोटेस्ट के अंदर में जो स्पीच है उसके थ्रू किसी भी तरीके से वायलेंस के लिए लोगों को जो यहाँ पे आप देखिए कि मोटिवेट ना किया जाए, या उनको किसी तरीके से वायलेंट एक्टिविटी के लिए आप देखिए अट्रैक्ट है वो ना किया जाए, तो यहाँ पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस है उसको भी एक बेसिकली ग्राउंड है वो बताया गया है। तो ऐसे कुछ 8 ग्राउंड हैं जो आपके ऊपर अप्लाई रहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दौरान में, या आपको राइट टू प्रोटेस्ट है उसके दौरान में। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है वो किस तरीके से जो एमजी नरेगा का स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करता है, या उसके अंदर में चेंजेज है उसको ये कैरी आउट है वो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको जानकारी ये होना चाहिए कि बोथ जो एक्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बोथ जो एक्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ही अंडर में हैं। एमजी नरेगा किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आता है, 2005 के समय में जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करता था, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय में आप देखिए कि एक्ट एज ए नरेगा एक्ट के रूप से इस्टेब्लिशमेंट में आया था। इससे पहले इसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था, जिसमें अरुणा रोई हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उस एनजीओ का इस एक्ट के इस्टेब्लिशमेंट आने के अंदर में। फिर आप देखिए कि उस समय एक मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर का नाम है रघुवंश प्रसाद, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन थे उस समय में। तो उनके द्वारा इस एक्ट को जो पार्लियामेंट के अंदर में लाया गया था, कभी आपको समय मिले तो उनका एक स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर में नरेगा एक्ट की रिगार्डिंग में, तो आप देख काफ़ी फेमस स्पीच है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसको सुन सकते हो, यूट्यूब के ऊपर में आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स रघुवंश प्रसाद वो पॉलिटिशियन है जो इस एक्ट के मेन आर्किटेक्ट के रूप से उनको देखा जाता है इस एक्ट को इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। क्यों इसको लाया गया इस एक्ट को वहाँ पे उस दौरान में, कि जो पुअर मैन है, पुअर जो पर्सन है, पुअर पर्सन को जो कंप्लीट डेस्टिट्यूशन है उससे सेव किया जा सके, उससे फ्री है वो किया जा सके। अनस्किल जो लेबर फोर्स है उनको भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जा सके। तो 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया गया था पर ईयर के बेसिस के ऊपर में। एक डिस्टेंस है उसको डिसाइड किया गया कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी के अंडर में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी तरीके का क्या कोई स्किल का रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, उस दौरान में स्किल आप देखिए कि नहीं होता था, विदाउट स्किल के बेसिस के ऊपर में। 12.61 करोड़ के आसपास लोग हैं जो इस नरेगा एक्ट के थ्रू अपने आप को ज्वाइन है वो करते हैं। बाद में नरेगा का जो रीनेमिंग है वो कर दिया जाता है 2009 के समय में, कि जो महात्मा गांधी का जो विजन है, ग्राम स्वराज का जो विजन है, या आप देखिए कि सर्वोदय का जो उनका विजन है उसको इंश्योर करता है ये नरेगा एक्ट। तो महात्मा गांधी का जो नेम है उसको इंक्लूड है वो किया गया। और आर्टिकल 41 है जो राइट टू वर्क के रिगार्डिंग में है उसको भी ये इंश्योर है वो किया करता है। अब नए एक्ट के थ्रू कैसे इसको रिप्लेस किया गया, ये क्या या वहाँ पे लार्जली वे के अंदर में कंसर्न है वो हुआ करते थे। तो करप्शन को एक रीजन बताया गया है कि इसका वर्किंग प्रोसेस के अंदर में जो करप्शन है उसका प्रेजेंस होना, उसको एक मेजर रीजन है वो बताया गया। सेकंड आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लेबर फोर्स जो यहाँ पे जनरेट होता था, या लेबर फोर्स जो बनता था एमजी नरेगा एक्ट के थ्रू, वो हाईली अनस्किल्ड लेबर फोर्स था, उसके पास में किसी तरीके से स्किल नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर में स्किल के थ्रू अगर उनको कोई जॉब का रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो कैरी आउट है वो नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अनस्किल लेबर फोर्स का होना, करप्शन का होना, ये ऐसे कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से एमजी नरेगा एक्ट के कंसर्न्स को
नरेगा एक्ट है उसको हम कंसर्न के रूप से देखा करते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि नए एक्ट के अंदर में क्या किया गया है। नए एक्ट के अंदर में जो अर्लियर एक्ट का जो डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क था कि किसी पर्सन को यहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट है तो वो डिमांड कर सकता है, तो जो डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क है उसको बेसिकली चेंज किया गया है यहाँ पे सप्लाई ड्राइवन फ्रेमवर्क के रूप से, कि सप्लाई ड्राइवन फ्रेमवर्क के रूप से उसको चेंज है वो यहाँ पे कर दिया गया, डिमांड ड्राइवन फ्रेमवर्क को सप्लाई ड्राइवन फ्रेमवर्क के रूप से। सेकंड आप देखिए कि जो चेंज किया गया है 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट मिला करता था उसको चेंज कर दिया गया 125 डेज के रूप से। सीजनल जो पोज है उसको भी मेंशन किया गया है कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग का समय है, तो उस दौरान में यहाँ पे एमजी नरेगा का जो जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार है उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं रहेगा, उस समय का पोज है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लिटिल बिट मोर पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट के अंदर में कहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट करना है। टॉप जो 4 प्रायोरिटीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं कि वाटर के रिगार्डिंग में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में, और कुछ 2 अदर प्रायोरिटीज हैं उनका भी मेंशन किया गया कि इन 4 प्रायोरिटीज के अंदर में हम वर्क को करेंगे मेजरली वे के अंदर में। फिर आप देखिए कि फंडिंग का जो पैटर्न है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया, जो पहले 90-10 हुआ करता था नरेगा एक्ट के अंदर में, इसको चेंज किया गया है 60-40, मीन्स स्टेट्स को मोर कंट्रीब्यूट है वो यहाँ पे करना होगा। स्टेट्स इसके रिगार्डिंग में कंसर्न में है, कंसर्न में क्यों है, तो आप देखिए कि जीएसटी को जो रिस्ट्रक्चर किया गया है उसकी रेवेन्यू लॉस को वो बताते हैं। फिर स्टेट्स का जो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो इस तरीके से नहीं है कि इस तरीके से बर्डन है उसको वो कैरी आउट है वो कर सके। तो ये कुछ यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं जिसको हमने रीड किया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। स्टूडेंट्स कांग्रेस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, और आप देखिए कि आज का जो डे है वो कौन सा है, 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर का ही डे है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कांग्रेस का, आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में होता है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 के समय में, 28 दिसंबर 1885 के समय में एओ ह्यूम नाम के जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि इसको सेटअप है वो किया जाता है। एओ ह्यूम है जिन्होंने इसको सेटअप किया। इनिशियली वे के अंदर में जब सेटअप किया गया था तो एक थ्योरी है वो यहाँ पे चला करती थी, सेफ्टी वॉल थ्योरी है। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है, बेसिकली सेफ्टी वॉल थ्योरी यही है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने जब 1857 के समय में जब रिवोल्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि जिस तरीके से डैमेज है उसको फेस किया, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज को लगा कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर के रिगार्डिंग में, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। रिवोल्ट जो वायलेंट वे के अंदर में रिवोल्ट है वो यहाँ पे ना कैरी आउट हो, उसको डैमेज कैसे ना कैसे यहाँ पे या आप देखिए कि लोगों का जो मास बेस है उसको एक अल्टरनेटिव वे के अंदर में चेंज है वो कर दिया जाए। तो एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है वो यहाँ पे मिला करती है। 1857 का जो रिवोल्ट है उस पर्पज को वहाँ पे डाइवर्ट करने के रिगार्डिंग में। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोला करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में 2-3 ऐसी थ्योरी हैं जो एग्जिस्टेंस में हुआ करती हैं। होमवर्क है अब आपके लिए, होमवर्क आपके लिए ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था उसको किसके द्वारा हेड किया गया था, क्या उसको हेड किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा, या आप देखिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या उसको हेड किया गया था वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ऐसे आपके पास में 4 ऑप्शन है वो अवेलेबल हैं। अब इसी में से आपको आंसर है वो मिलेगा तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है फर्स्ट सेशन को हेड किसके द्वारा किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था और बाद में ये लार्जर प्लेटफॉर्म बनता है। लार्जर प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो कांग्रेस इसको बाइकआउट करता है उस समय में। और आप देखिए कि जब फर्स्ट जो आरटीसी हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब कांग्रेस वहाँ पे नहीं जाती है तो गांधी इरविन जो फॉर्मूला है वो एग्जिस्टेंस में आता है, गांधी के साथ में नेगोशिएट किया जाता है। तो ये लार्जर प्लेटफॉर्म बाद में क्रिएट होता है कि कांग्रेस के साथ में जो डिस्कशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था उस समय में। अब प्रेजेंटली जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेजेंटली जो कांग्रेस है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसाम के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे जो SIR का जो ड्राइव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हमारा जो इलेक्टोरल रोल है उसको रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में आप देखिए कि SIR के ड्राइव के थ्रू कुछ वोटर्स हैं, उनके नेम यहाँ पे कट हुए हैं ड्राफ्ट रोल के अंदर में, उसको मेंशन किया गया है। तो SIR का ड्राइव कंटिन्यूअस है। आसाम में जब आप रीड करते हो तो कुछ आपको डी वोटर्स भी मिलेंगे, जिनको कि डिफॉल्ट वोटर्स के नाम से भी जाना करते हैं। डी वोटर्स क्या हुआ करते हैं, कैसे पर्सन जिनको कि फॉरेन ट्राइब्यूनल के पास में उनका पेटिशन है, फॉरेन ट्राइब्यूनल के पास में उनका पेटिशन है कि उनको प्रूव करना है कि फॉरेनर तो नहीं है, कि अदर कंट्री से तो बिलोंग है, वो नहीं किया करते हैं। तो ये आसाम अकॉर्ड के रिलेटेड है। डी वोटर्स के बारे में हम रीड भी करते हैं काफ़ी बार, जब भी आसाम के बारे में हम रीड किया करते हैं इस तरीके से। जो जो वहाँ पे सिटी जो NRC है, वहाँ का NRC ड्राइव उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आप देखिए कि फोटो के थ्रू शो किया गया है। SIR के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। आर्टिकल 326 जो आपको इलेक्टोरल जो राइट ग्रांट करता है, उसके अंदर में आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन के पास में भी पावर है, समय समय पे इलेक्टोरल रोल है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में वेरीफाई है वो किया जाए। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि राजस्थान में जो जयपुर है, राजस्थान का जो कैपिटल सिटी है, उसके नियर बाई एरिया के अंदर में एक लेक है। लेक का नाम क्या है, सांबर लेक। सांबर लेक के अंदर में जो फ्लेमिंगो हैं उनको शो किया गया है। फ्लेमिंगो आप देखिए कि माइग्रेट किया करते हैं इंडिया के लिए, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहाँ से इंडिया के लिए आया करते हैं, स्पेशली विंटर के समय में। विंटर के समय में जो माइग्रेशन है वो क्यों हुआ करता है, लार्जली वे के अंदर में जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसके अंदर में इंडिया सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि इस एरिया से जब बर्ड्स हैं वो एंट्री करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, और नॉर्दर्न एरिया के थ्रू आपको ये कम्प्लीटली जो माइग्रेशन है वो आपको मिलेगा। एक आप देखिए कि हार्श विंटर कंडीशन है वो हुआ करती हैं। कहाँ पे हार्श विंटर कंडीशन, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे, इस वजह से भी आपको लार्जली वे के अंदर में माइग्रेशन है वो आपको मिलता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सांबर लेक के बारे में देखा, राजस्थान के बारे में ये मेंशन है। आप देखिए कि UPSC ने 2000 जो 21 या 22 का पेपर था उसमें राजस्थान की कुछ स्मॉल स्मॉल लेक्स हैं, जैसे कि कुचामन सिटी है, जैसे कि आप देखिए खाटू है, तो इनके बारे में मेंशन है वो कर दिया था और पूछ लिया था कि ऐसे कुछ जो टर्म्स हैं वो न्यूज़ में हैं या ऐसे जो टर्म्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं। तो राजस्थान क्या है कि राजस्थान में आप देखिए कि ऐसो डेजर्ट है, उसका प्रेजेंस है, हाई टेम्परेचर है वो हुआ करता है। तो आपको काफ़ी सारा जो सोल्टी जो लेक्स हैं वो सोल्टी रूप से आपको मिलेंगे। जो सांबर लेक है वो भी आप देखिए कि सोल्टी लेक है, वो भी यहाँ पे सोल्टी लेक के रूप से प्रेजेंस है। और इन सोल्टी लेक्स को आप देखिए कि प्लायाज के नाम से बोला करते हैं, प्लाया इनको बोला करते हैं इन लेक्स को, सोल्टी लेक्स को। तो जो थार डेजर्ट का एरिया है उसके अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट ये सोल्टी लेक है इनलैंड एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये सांबर के बारे में, यहाँ पे हुआ इनलैंड एरिया मीन्स की जो समुद्र है उससे दूरी है, सी से इनका डिस्टेंस है। सांबर का जो नेम है वो किसके नेम की बेसिस के ऊपर में है, क्या सोल्ट की वजह से ही सांबर है इसका नेम। राजस्थान के अंदर में एक जो गोडेस है शाकंभरी, एक गोडेस है जिसको वर्शिप किया जाता है, जो गोडेस दुर्गा है उन्हीं के एक पार्ट के रूप से उनका वर्शिप हुआ करता है। तो शाकंभरी जो माता है उसी के नेम के इन्फ्लुएंस की वजह से इसका जो नाम है वो सांबर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे वाटर बॉडीज के बारे में देखते हो तो आपको एक कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के थ्रू इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो साइट्स हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं रामसर कन्वेंशन के थ्रू। तो राजस्थान के अंदर में रामसर साइट्स हैं वो कितना है, राजस्थान का जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। 5 रामसर साइट्स हैं राजस्थान के अंदर में। एक तो आप देखिए कि केवला देव नेशनल पार्क है, केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वहाँ पे सिचुएटेड है, भरतपुर, और भरतपुर का जो रीजन है वहाँ पे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये राजस्थान का मैप है, सपोज करना, यहाँ पे आपको केवला देव है वो मिलेगा ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें केवला देव के बाद में, ये सांबर लेक है, ये जयपुर के पास में सिचुएटेड है, सांबर लेक है। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये लेक। थर्ड आप देखिए कि सांबर के बाद में आपको मिलता है यहाँ पे मीनार है, मीनार है जो कि उदयपुर के वहाँ पे है।
और राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारा डाइवर्सिटी है। सदर्न पार्ट के अंदर में जो कंडीशंस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, कम्प्लीटली ग्रीनरी है, रिवर का वहाँ पे फ्लो है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको मिलेगा कि यहाँ से जो अरावली पास करती है इन सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू इस तरीके से अरावली पास करती है। इन पार्ट के अंदर में कम्प्लीटली डेजर्ट का कंडीशन है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो पंजाब की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे वीट का जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ करता है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में भी जो ईस्टर्न रीजन जो कैनाल का यहाँ पे ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट होगा तो इस रीजन के अंदर में भी बेटर कंडीशंस हैं वो डेवलप होंगी। अलवर है, भरतपुर है, ये जो रीजन है यहाँ पे। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो रीजन है, कोटा का जो रीजन है, वहाँ पे भी चंबल रिवर पास करती है, चंबल वहाँ पे पास किया करती है। आड़ोती है अपना जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए और प्रेजेंट समय में जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट्स केवला देव है, सांबर है, मेनार है, मेनार जो कि उदयपुर के वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि खींचन नाम से भी एक जगह है। खींचन कहाँ है? फलोदी के अंदर में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है फलोदी। खींचन नाम का भी एक लेक है जिसको कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अलवर के अंदर में एक है सिलीसेट, अलवर के अंदर में है सिलीसेट लेक है, तो उसको भी रामसर साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया है। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है कि रामसर साइट से रिलेटेड? यस स्टूडेंट्स, 2022 के समय आप देखिए कि कुछ रामसर साइट्स को मेंशन कर दिया गया था और क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किस स्टेट में सिचुएटेड है। उस समय हमारे यहाँ पे साइट्स भी काफ़ी कम हुआ करती थी, काफ़ी कम साइट्स थे। अभी तो आप देखिए कि 90 प्लस साइट्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। और एशिया के अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स हैं। किसी कंट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा साइट्स का बात करें एशियन कॉन्टिनेंट में, तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा रामसर का साइट है। रामसर है क्या? रामसर एक सिटी है जहाँ पे वेटलैंड का कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट, एक कन्वेंशन है वो आता है। रामसर सिटी ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करता है वहाँ पे सिचुएटेड है। ईरान जो है वो कैस्पियन सी के साथ में भी एरिया शेयर करता है, पर्शियन गल्फ के साथ में भी एरिया शेयर करता है और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में भी। तो 3 वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे ईरान का जो एरिया है वो हुआ करता है। तो बेसिकली आप देखिए कि रामसर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटलैंड के बारे में, यहाँ पे मेंशन है, तो वेटलैंड का जो डे हम कब ऑब्जर्व किया करते हैं? 2 फरवरी को हम एज ए वेटलैंड डे के रूप से ऑब्जर्व है वो करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि अरावली का जो डेफिनेशन है उसको कंसीडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिला। राजस्थान के वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है लार्जर लेवल के ऊपर में। तो सुप्रीम कोर्ट अब कंसीडर करेगा इस कम्प्लीटली जो डेफिनेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। मेन इश्यू है वो क्या है? मेन इश्यू है कि लोकल जो रिलीफ है, कि आप सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे आपका जो ग्राउंड एरिया है और यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज है, तो अगर लोकल रिलीफ को 100 मीटर का जो डेफिनेशन है उसमें लोकल रिलीफ को अगर कंसीडर किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि 92% जो यहाँ पे जो हिली एरियाज हैं, 92% जो हिली एरियाज हैं उसमें माइनिंग का एक्टिविटी है वो हो सकता है। और ओनली 8% के आसपास ही यहाँ पे बचेंगे जहाँ पे माइनिंग के लिए वो बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड हैं वो रहेंगे। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर जो जो स्टेट है जिसका एलिवेशन मीन सी लेवल से एलिवेशन है वो कितना है, और वहाँ से अगर 100 का जो डेफिनेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा, तो लार्जर लेवल के ऊपर में जो हिल्स हैं वो इलीगल माइनिंग से या माइनिंग एक्टिविटी से यहाँ पे बच सकते हैं। माइनिंग का रिक्वायरमेंट वैसे तो आप देखिए कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में भी है, अगर डिमांड है जभी तो वहाँ पे माइनिंग हुआ करता है। राजस्थान का अगर आप जो राजस्थान का जो अलवर है, अलवर के अलावा आप देखिए कि जो जयपुर से कनेक्ट करने वाला जो एरिया है वहाँ पे कम्प्लीटली आपको माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो मिला करती हैं, जहाँ पे अरावली के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में क्रेशर्स हैं, माइनिंग एक्टिविटी हैं वो हुआ करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उन्होंने बोला है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल जो माइनिंग है जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता, नए जो लीज हैं उनको यहाँ पे नहीं आपको अलाउ करना है। तो मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आता, माइनिंग है उसको नहीं अलाउ करना है। स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश के बारे में है कि लोकल पब्लिक का जो डिमांड है उसको कंसीडर करते हुए डिस्ट्रिक्ट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। न्यूज़ हमारे के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, आपको रीड यहाँ पे ये करना है स्टूडेंट्स। क्या स्टेट के अंदर में जब डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है, स्टेट के अंदर में जब डिस्ट्रिक्ट हैं वो बनाने होते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे
सेंटर का किसी तरीके का परमिशन है वो रिक्वायर्ड हुआ करता है, तो आप देखिए कि सेंट्रल का जो परमिशन है वो नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट है उसका हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। बट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रेज होता है, रेज ये होता है कि क्या जो स्टेट है, स्टेट का जो टेरिटोरियल एरिया है, क्या उसका सोवरेनिटी है उसके पास में? तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स को सोवरेनिटी है वो नहीं है। सपोज कीजिए कि आंध्र प्रदेश है, सपोज कीजिए स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट को यहाँ पे रिमूव करते हुए अदर अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्रिएट कर दिया गया। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखिए कि आंध्रा का ही कुछ पार्ट को यहाँ पे अलग करते हुए किसी अदर स्टेट के अंदर में इंक्लूड करे, तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट अथॉरिटी जो है, उनको सोवरिन जो पावर है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक हमको रीड करना था यहाँ पे सोवरेनिटी के बारे में कि स्टेट का सोवरेनिटी है वो नहीं है। सेंटर जब भी चाहे यहाँ पे रीएडजस्टमेंट है उसको कैरी आउट कर सकता है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स वो किया करते हैं जब तक उनका जो टेरिटरी है जिसको डिफाइन किया गया है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो टेररिस्ट पर्सन है, अब स्नो का समय है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, हार्श जो विंटर कंडीशन है वो हुआ करती हैं जिनको कि 40 डेज का हार्श विंटर के रूप से कंसिडर है वो करते हैं। नाम क्या है जम्मू एंड कश्मीर का इस 40 डेज के विंटर का? चिल्ली कलान, चिल्ली कलान इसका नाम है। अब आप देखिए कि इस दौरान में हमारा जो डिफेंस फोर्स है वो अपने ऑपरेशंस को स्नो बाउंड के जो हाइड आउट एरियाज हैं जहाँ पे टेररिस्ट पर्सन है वो अपने हाइड आउट को किया करते हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया जाएगा जिससे कि इस सिचुएशन में उनको यहाँ पे डिटेंड किया जा सके, उनको एलिमिनेट है वो किया। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल वो सेक्टर है जिसके अंदर में हमारा जो कंट्री है वो एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप से था। बट पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पे जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि वॉइस है वो रेज होने लगा। हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, लार्जली वे के अंदर में हम एक्सपोर्ट किया करते थे। चाहे आप देखिए कि यूएसए के लिए हमें एक्सपोर्ट करना हो, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के वहाँ पे एक्सपोर्ट करना हो, मैक्सिमम कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते थे। अभी ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे एक न्यूज़ सामने आया था इंडियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कि सब स्टैंडर्ड का यहाँ पे मेडिकल का जो प्रोडक्ट है, जो फेक एंटी रेबीज वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने कहा है कि जो ऐसा जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको विड्रॉवल कर लिया गया है उसके बारे में कि 2023 से जो फेक यहाँ पे रेबीज का जो वैक्सीन है वो बेसिकली हुआ करता था, तो उसके उसी के रिगार्डिंग में फर्म का अपना क्लियरिफिकेशन है वो आया है। बट स्टूडेंट्स ये कंसर्न तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है हमारे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में। काफ़ी सारे कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स में अनएथिकल जो प्रैक्टिस होती है उसके रिगार्डिंग में वॉइस को रेज किया। फिर हमारी अथॉरिटीज़ ने कंटिन्यूअस जो डबल चेकिंग है उस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि इंडियन जो प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होगा अदर कंट्रीज के अंदर में उसको चेक है वो किया जाएगा एथिकल वे के अंदर में, उसको कंस्ट्रक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किया गया है या नहीं किया गया। जैसे कि आप देखिए अक्टूबर के मंथ के समय हम कोल्ड सिरप के बारे में जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में कुछ डेथ का न्यूज आया था कि कैसे वहाँ पे कंटामिनेटेड कोल्ड सिरप है उसको कंज्यूम किया गया और वहाँ पे फिर इम्पैक्ट होता है, डेथ की जो न्यूज़ हैं वो आती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बेटर डोमिनेंट प्लेयर बनना है तो प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना होगा। हमारी अथॉरिटीज़ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समय के साथ में प्रॉपर रेगुलेशन को कैरी आउट करें जिससे कि हमारा जो डोमिनेंट सिचुएशन है उसको हम कैरी कर सकें कंटिन्यूस इस सेक्टर के अंदर में। एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारे यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर में मोर फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो क्यों सिचुएटेड हैं अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न पार्ट के साथ में। स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट के अंदर में एक तो आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट के जो हमारे जो पोर्ट्स हुआ करते हैं वो लार्जली वे के अंदर में डेवलप हुआ करते थे उस पार्ट के अंदर में। गुजरात और जो महाराष्ट्र का एरिया है वहाँ पे हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसका एक फैक्टर हो क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप की रिगार्डिंग में क्लाइमेटिक कंडीशन, लेबर, फाइनेंस और एक्सपोर्ट करने के लिए जो मार्केट है इन सभी का मेजर रिक्वायरमेंट हुआ करता है। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वह हो सकता है कि वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको उनको लिया जाता हो जो कि नियर बाई एरियाज के अंदर में प्रेजेंस हैं। एक हमारे यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में सोलन का एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है फार्मास्यूटिकल के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिक जो ब्रेक सिस्टम है कि अगर ट्रेन का कोलिजन है उसको रोकने के लिए जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है
कवच जिसको हम बोला करते हैं, जो कि इंडिजिनियस वे के अंदर में जिसको डेवलप किया गया है, और RFID जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर में ये वर्क किया करता है। तो स्टूडेंट्स, हाई हाई जो टेक्नोलॉजी का ये इंडिजीनियसली डेवलप ऑटोमेटिकली जो ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके इंस्टॉलमेंट के उसको सभी ट्रैक्स के ऊपर में इंस्टॉल किया जाए, तो कुछ कुछ किसी जो ट्रैक रूट है जिसके रिगार्डिंग में डेडलाइन था, इसमें लिटिल बिट यहाँ पे डेविएशन हुआ है, चेंज हुआ है, उसके बारे में मेंशन किया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कवच सिस्टम कैसा डेवलप है, इंडिजीनियस वे के अंदर में ये डेवलप है, और ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिकली जो ब्रेक है उनको ही अलाउ अप्लाई है वो करेगा। RFID जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर में ये वर्क है वो किया करता है। अभी प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे कुछ ट्रैक्स ही हैं, वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, क्या सभी हमारे जो ओल्ड ट्रैक्स हैं क्या उसके ऊपर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है क्या कवच सिस्टम का, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ जो ट्रैक एरिया है वहीं पे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन। दुलहस्ती जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में मेंशन है वो किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए किस रिवर के ऊपर में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। तो जो चेनाब नाम का जो रिवर है, चेनाब के ऊपर में आप देखिए कि इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। ये बेसिकली था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जब हम रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1960 के समय में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर करते हुए ये ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है। हमको जो जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, रावी ब्यास और सतलुज, उसको आप देखिए कि दिया गया। इंडस चेनाब और जो झेलम है, इंडस चेनाब और झेलम बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान के लिए गई हैं। हम यहाँ पे रन ऑफ द रिवर के रूप से जो प्रोजेक्ट है उसको तो हम कैरी आउट कर सकते हैं कि रिवर का जो फ्लो है वो इम्पैक्ट ना होते हुए हम प्रोजेक्ट हैं उनको यूज कर सकते हैं उन रिवर्स के ऊपर में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, RCP रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है उसके बारे में मेंशन है। अब आप देखिए कि यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, RCP है वो किस कंट्रीज से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। RCP है क्या बेसिकली, आप देखिए कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि एस्टेब्लिशमेंट में आना था कि 10 तो आसियान जो कंट्रीज हैं, 10 आसियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो नेशंस आसियान कंट्रीज हैं, तो 10 तो उनका है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि 6 अदर कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड करना था। 6 अदर कंट्री कौन कौन से हैं, 6 अदर कंट्री हैं स्टूडेंट्स, इंडिया है, फिर चाइना है, जापान है, और साउथ कोरिया है, और फिर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। अब क्या होता है कि जो इंडिया है वो इसको ज्वाइन नहीं करता है। जब इसका फाइनलाइज प्रोसेस था 2019 के समय में, इंडिया ने क्यों यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, एक तो आप देखिए RCP के अंदर में डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी का जो सेक्टर है, सेकंड आप देखिए कि एग्रो का जो सेक्टर है, इन सभी को इंक्लूड किया गया था। इंडिया आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज हैं, डेयरी है, एग्रीकल्चर है, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। और न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर हैं काफ़ी क्वालिटी काफ़ी एरियाज के अंदर में, तो इंडिया इस तरीके से कंसर्न की वजह से हमने इसको ज्वाइन है वो नहीं किया। चाइना के मोर प्रोडक्ट इंडिया में आ सकते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट हो सकता है, इस वजह से भी हमने इसको ज्वाइन नहीं किया। प्रेजेंटली इंडिया ने कैसे मैनेज किया इस अपॉर्चुनिटी है उसको हमने लीव करते हुए, कैसे हम यहाँ पे अपने आप को मैनेज है वो कर चुके हैं। अभी आप देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशंस कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पे भी हमने डेयरी और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको इंक्लूड है वो नहीं किया है। 14 जो कंट्रीज हैं आउट ऑफ द 15 कंट्रीज में 14 कंट्रीज के साथ में हमारा ट्रेड डील है वो एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से ट्रेड है वो बेटर कंडीशंस के अंदर में है। तो इस तरीके से हमने आप देखिए कि चाइना को यहाँ पे माइनस चाइना RCP है उसको मैनेज किया है उसके विड्रोवल के भी बाद में। आसियान के 10 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, 1967 के समय में बैंकॉक डिक्लेरेशन है जिसके थ्रू आसियान को सेटअप किया जाता है। इन कंट्रीज को आपको याद रखना है तो एक यहाँ पे निमोनिक है, MBBS, PTV और LIC। अभी एक न्यू कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, तो वो न्यू कंट्री आपको होमवर्क के अंदर में बताना है, वो आपका कमेंट सेक्शन के अंदर में है। तो एक न्यू कंट्री यहाँ पे एज ए मेंबर के रूप से इंक्लूड हुआ है आसियान के अंदर में। M से आप देखिए कि मलेशिया है, B से आपको एक एक्सेप्शन है, बर्मा को आपको याद रखना होगा, म्यांमार का जो पुराना नाम है,
फिर ब्रुनई है, फिर सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। तो ये 10 कंट्री हैं। नया जो मेंबर बना है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, वो आपका यहाँ पे होमवर्क है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, आप देखिए कि कैसे एनर्जी स्टोरेशन और इन सेक्टर्स को रीसेप करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, तो उसको मेंशन है वो किया गया है। एक इंटरव्यू के अंदर में मेंशन किया गया आने वाले सेक्टर में जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो अपने एक इम्पोर्टेंट रोल को यहाँ पे प्ले करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। एक जो न्यूज है वो राजस्थान से रिलेटेड था, सोलार प्रोजेक्ट के, सोलार जो यहाँ पे इनिशिएटिव है। आप देखिए कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के थ्रू भी आप देखिए कि सोलार जो पैनल्स हैं उनको सेटअप है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, लार्जली वे के अंदर में हमारा जो क्रूड ऑयल है उसको हम इंपोर्ट किया करते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतना लार्जर नहीं है, पॉपुलेशन हायर है, कंजप्शन हायर है, इस वजह से हम इंपोर्ट हैं वो किया करते हैं। और थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट के रूप से इंडिया को कंसीडर किया करते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट हम इंपोर्टर हैं। बट स्टूडेंट समय समय के साथ में हमारे जो ऑयल इंपोर्ट की जो कंट्रीज हैं, जो बास्केट है उसके अंदर में चेंज हुआ है समय समय के साथ में। हमारा जो आप देखिए कि 2005 से पहले का जो समय है, 2005 से पहले लार्जली 5 कंट्रीज हैं जहां से हमारा जो 70% ऑयल का परचेज है वो हुआ करता था। कौन कौन से वो 5 कंट्री हैं? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, इराक है, ईरान है, कुवैत है, कुवैत है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये 5 मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जहां से हमारा 70% जो जो क्रूड ऑयल है वो आया करता था। सेकंड आप देखिए कि हम क्रूड ऑयल को तो परचेज करते हैं बाहर से, बट उसके बाद में उसका जो रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग के अंदर में हमारा काफ़ी अच्छा बेटर कंडीशंस है और अब रिफाइनरी इंडस्ट्री भी काफ़ी सारी सेटअप है हमारे यहाँ पे। रिफाइनरी के बाद में जो प्रोडक्ट को सेल किया जाता है उसको भी हम बेचा करते हैं, वो भी हमारा सेलिंग के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में है। बाद में आप देखिए कि जो इराक के वहाँ तो जिस तरीके से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो एलिगेशंस लगा के यूएस है वो स्ट्राइक करता है, हम हमारा ऑयल परचेज है उसको भी वहाँ पे कम करते हैं। कुछ अदर कंट्रीज के साथ में हमने ऑयल परचेज है उसको स्टार्ट किया। एक तो हमने ऑयल परचेज को स्टार्ट किया नाइजीरिया के साथ में, तो हमने स्टार्ट किया नाइजीरिया जो कि गल्फ ऑफ गिनिया के नियर बाई एरियाज में सिचुएटेड है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर में। कल हम इसको रीड किए थे यूएस के स्ट्राइक की वजह से। फिर आप देखिए कि हमने अंगोला के वहाँ पे भी ऑयल का जो परचेज है उसको स्टार्ट किया गया हमारे द्वारा। वेनेजुएला जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर में है, वेनेजुएला के वहाँ पे भी हमने जो ऑयल परचेज है उसको स्टार्ट किया। तो ये 3 कंट्रीज हैं जहाँ से स्टार्ट किया, तो इन कंट्रीज से ऑयल परचेज है वो लिटिल बिट रिड्यूस हुआ। बाद में आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हम लगाए थे ईरान के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो ईरान से जब फिर हमने ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस करके 6% ही कर लिया था बाद में हमने 2011-12 के लेटर फेज में। बाद में आप देखिए कि हमारा रसिया के साथ में भी जो ऑयल परचेज है, रसिया के साथ में भी ऑयल परचेज ओनली 2% हुआ करता था। जो कन्फ्लिक्ट के बाद में रसिया ने डिस्काउंट रेट के ऊपर में अपना ऑयल को परचेज किया और इंडिया उसको उसको वहाँ से जो खरीदता है, उसको जब रसिया के द्वारा जब सेल है वो किया गया तो इंडिया उसको खरीद। तो इस तरीके से हमारा जो बास्केट है वो डाइवर्ट हुआ है समय के साथ में, अलग अलग कंट्रीज से हमने अपना परचेज है उसको स्टार्ट किया है। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, ट्रेड इंगेजमेंट है, उसको भी ये शो किया करता है। अभी आप देखिए कि ऑयल का जो सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में डिस्टरबेंस हुआ था 1973 के समय में, ऑयल सप्लाई का जो डिस्टरबेंस होता है और उसी के बाद में स्टूडेंट्स जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं उनको सेटअप किया जाए कि किसी कंट्री के पास में इतना रिजर्व होना चाहिए जो क्रूड ऑयल है उसका, जो बेसिकली आप देखिए कि उस डिस्टरबेंस का जो सिचुएशन है उसको डील कर सके। तो क्रूड ऑयल डिस्टरबेंस को डील करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं जो हमने कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में सेटअप करने का वो प्रोजेक्ट है कि उन रिजर्व्स को जब सेटअप कर दिया जाएगा तो अलग अलग पार्ट के अंदर में लगातार सप्लाई हो सके उस समय के रिगार्डिंग में जब तक डिस्टरबेंस एग्जिस्टेंस में रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेट्रोलियम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ये भी एक ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ओपेक का हेडक्वार्टर
स्नेक बाइट के बारे में है, इसके सॉल्यूशंस के बारे में मेंशन है, वो किया गया कि स्नेक बाइट है वो एक वन ऑफ द लार्जर इंसिडेंट है। 58,000 के आसपास जो कैजुअलिटीज हैं वो इंडिया में मिला करती हैं। और स्नेक के द्वारा जब बाइट किया जाता है तो एक तो आप देखिए कि ब्लड डिसऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैरालिसिस का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं वो हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि नैनो बॉडीज का यूज करते हुए डीएनए के थ्रू में एक एक जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बताया गया। लार्जर लेवल के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे यूपीएससी के अंदर में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो लार्जर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो इंडिया से देखने के लिए मिलती हैं स्नेक बाइट का जो कैजुअलिटी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें 2025 का जो ईयर है उसको यहाँ पे एनालाइज किया गया है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से अब 25 के ईयर को अगर आप एग्जामिन करते हो तो फर्स्ट जो इनिशियल स्टार्ट होता है यूएस के अंदर में नए प्रेसिडेंट आते हैं, तो इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे विजिट हुआ था हमारे पॉलिटिकल लीडर का। जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन स्टार्ट होता है। उसी समय में हमारा जो बजट है वो एग्जिस्टेंस में आया, और बजट के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे बजट के थ्रू जो इनकम टैक्स का जो रिलैक्सेशन है, आईटी का जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया कॉमन मैन को। जीएसटी में भी फिर रीस्ट्रक्चर होता है, सितंबर के मंथ के समय जीएसटी को जो रीस्ट्रक्चर किया गया था उसके थ्रू भी कॉमन पर्सनस को जो रिलैक्सेशन दिया गया। जो मोर मनी है वो कॉमन मैन के पास में रहेगा तो मोर वो स्पेंडिंग करेगा, इकोनॉमी को वो बूस्ट करेगा। बाद में आप देखिए कि लेबर कोड्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए, लेबर जो कोड्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए हैं। लेबर कोड्स एग्जिस्टेंस में आए हैं तो स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीज के साथ में भी हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया। जैसे कि आप देखिए कि यूके के साथ में हमारा एग्रीमेंट आया, यूके के साथ में एग्रीमेंट आया तो हमको ड्यूटी फ्री जो एक्सेस है वो रहेगा, हमारे प्रोडक्ट्स का जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है वो कैरी आउट होगा। माइग्रेशन के रिगार्डिंग में ये बताता है कि जो माइग्रेंट मोबिलिटी ऑफ लेबर है उसको ये इंश्योर करता है यूके के साथ में जो एग्रीमेंट है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया था वो इम्प्लीमेंटेशन में आया है। 100 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में। तो स्टूडेंट्स इंडिया और ओमान का ट्रेड अभी इस्टेब्लिशमेंट में आया है, इंडिया ओमान है। और न्यूजीलैंड के साथ में हमने डिस्कशन है वो कंप्लीट किया है। तो ये सभी हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको ये बूस्ट है वो करेंगे। बट क्या कुछ कंसर्न भी रहा, कंसर्न रहा यूएस के साथ में डिस्कशन। यूएस के साथ में डिस्कशन किस तरीके से कंसर्न रहा, एक तो यूएस ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर में टैरिफ को इंक्रीज किया, तो हमारे प्रोडक्ट जो लार्जर लेवल के ऊपर में यूएस के लिए एक्सपोर्ट हुआ करते थे उसको रेस्ट्रिक्शंस हुआ है वहाँ पे। तो अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे हमारा फिर ट्रेड है अब रिवाइवल फेज के अंदर में है। सेकंड आप देखिए कि यूएस के साथ में जो बाइलेटरल ट्रेड का या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन था उसमें भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रही हैं। जैसे यूएस के द्वारा इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ओपन किया जाए, यूएस प्रोडक्ट्स को इंडिया में अलाउ किया जाए, जिसको कि इंडियन अथॉरिटीज वो अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए किस तरीके का एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके का इकोनॉमिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक तो आप देखिए कि आरबीआई के द्वारा जो 7.3 का जो ग्रोथ है वो बताया गया है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 8% के आसपास है, तो हो सकता है कि लिटिल बिट स्लो डाउन यहाँ पे हो आरबीआई के द्वारा जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। स्टूडेंट्स डिप्लोमेटिक वे के थ्रू कैसे यहाँ पे कंसर्न है आने वाले समय के लिए, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। ऑलरेडी हम आप देखिए कि सुहासिनी हैदर का लिखा हुआ जो आर्टिकल है उसको रीड कर चुके हैं एडिटोरियल्स के अंदर में 2-3 डेज बैक के अंदर में, कि कैसा हमारा 2025 का ईयर है फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में रहा, और 2026 के लिए हमारे यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ पे कंसर्न है। यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस है वो बेटर हो, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगा। और आप देखिए कि कंसर्न हमारा है कि पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के अंदर में एंट्री करना, मिडिल ईस्ट के अलावा यूएस के साथ में भी अगर एग्रीमेंट इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आता है तो वो भी वहाँ पे कंसर्न है। और अनसर्टिनिटी जो है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में वो भी हमारे यहाँ पे एक कंसर्न के रूप से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेल्थ फॉर ऑल का जो कैंपेन है क्या वो ट्रैक के ऊपर में है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स हेल्थ जो है वो आपका सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। हमारा जो हेल्थ का जो स्पेंडिंग है, जो जीडीपी के पर्सपेक्टिव से जो स्पेंडिंग हुआ करता है
वो काफ़ी कम है। अदर कंट्रीज़ के साथ में अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में, तो वो हमारा काफ़ी कम आपको मिलेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे यूएस ने अपने विड्रोवल के बारे में कहा कि यूएस है वो विड्रोवल करेगा WHO के साथ वहाँ पे। तो आप देखिए कि ओवरऑल कुछ प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में कैरी आउट होते हैं उनको ये इम्पैक्ट है वो करता है, इम्पैक्ट करता है। साथ साथ हमारे भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में है, जैसे कि हमारा जो टीबी का जो एलिमिनेशन का जो टारगेट था 2025, वो आप देखिए कि अचीव है वो नहीं हो सका। उसके रिगार्डिंग में अगर हमें अचीव करना है तो स्ट्रिक्ट वे के अंदर में जो गाइडलाइंस उनको इम्प्लीमेंट वो यहाँ पे करना होगा। और फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर में क्वालिटी फिर से एक कंसर्न के रूप से इमर्ज हुआ है। फार्मा प्रोडक्ट्स के अंदर में क्वालिटी फिर से एक यहाँ पे कंसर्न है वो इमर्ज हुआ है। हेल्थ फॉर ऑल का जो कैंपेन है उसको अगर आपको ट्रैक करना है, सभी लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, तो इन सब एरियाज के अंदर में हमें इम्प्रूव करना होगा। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिलो द 2% है। तो इसको आप देखिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि 2017 के समय आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसने क्या रिकमेंड किया था कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में अगर हमें जो बेटर रिजल्ट्स गेन करने हैं तो 2.5% ऑफ जीडीपी है वो हमको यहाँ पे कंट्रीब्यूट है वो करना होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि रसिया का जो डोमिनेशन है, रसिया का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ है, रसिया यहाँ पे अटैक अगर करे तो उनका डिफेंस फोर्स का कैपेबिलिटीज उनको इम्प्रूव करना होगा फुल स्केल अटैक को डील करने के रिगार्डिंग में। ये स्विट्जरलैंड का यहाँ पे कंसर्न है। बलूचिस्तान का जो रीजन है पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ पे फोर्सेज ने कुछ ऑपरेशन किया, उसके कुछ लोगों को एलिमिनेट किया, उसके बारे में मेंशन है। बट आपको जानकारी होना चाहिए कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ईरान का भी जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि अफगानिस्तान के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। इस पार्ट के अंदर में आपको अफगानिस्तान के अंदर में जो कांधार से सदर्न का पार्ट है वो अफगानिस्तान का बलूचिस्तान है। और स्टूडेंट्स ये जो ईरान का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको कि सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, हमारा जो वहाँ पे जो पोर्ट जो सिचुएटेड है जो इंडिया के लिए एक्सेसिबल है 10 ईयर के रिगार्डिंग में, पोर्ट का नाम क्या है, चाहबार पोर्ट, वो भी आप देखिए कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ही सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स यूक्रेन के वहाँ पे एंटी करप्शन का जो विंग है उनके द्वारा पार्लियामेंट को सर्च किया गया, करप्शन भी एक इश्यू है यूक्रेन के वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए कि इटालियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कुछ पर्सन्स को अरेस्ट वो किया है, हमास के लिए वो फंडिंग है वो उसको कैरी आउट कर रहे थे चैरिटी के थ्रू में। बांग्लादेश के जो नए लीडर हैं जो कि एग्जाइल के बाद में रिटर्न किए हैं, उन्होंने इंक्लूसिव बांग्लादेश, ट्रू पावर ऑफ बांग्लादेश पीपल्स के अंडर में है। जैसे कि आप देखिए कि हम भी जब प्रियम्बल को रीड करते हैं तो रीड किया करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कौन है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी के रूप से बताया गया है। और थाईलैंड एंड कंबोडिया का जो बॉर्डर इश्यू था जो कि 11वीं सेंचुरी के समय का, आप देखिए कि कुछ साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, उसके क्लेम के रिगार्डिंग में वो बॉर्डर डिस्प्यूट था। अब वहाँ पे एक ट्रूस का एक डील है वो साइन हुआ है बोथ कंट्रीज के बिटवीन में कि किसी तरीके से उस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस वो किया जाए। सऊदी के द्वारा आप देखिए कि सऊदी लेड जो कोलिशन है उन्होंने यहाँ पे सेपरेटिस्ट है उनको वार्निंग किया है, यमन के अंदर में जो सेपरेटिस्ट है वहाँ पे एक्शंस हैं वो कैरी आउट हो सकते हैं। होतीज का रूल है बेसिकली यमन के अंदर में, होतीज जो रेबल ग्रुप है उनका वहाँ पे रूल है। बट होतीज को काउंटर करने के लिए सदर्न जो ट्रांजिशनल काउंसिल है वो सेटअप हुआ था। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है वो यूनाइटेड अरब अमीरात का है बेसिकली। और स्टूडेंट्स अब सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के द्वारा कुछ पार्ट को कैप्चर किया है जो सऊदी का बैक ग्रुप था उसके एरिया को। फिर सऊदी ने वार्निंग को इशू किया है एसटीसी को विड्रोवल के बारे में कि उस एरिया से आपको विड्रोवल करना है। और सदर्न यमन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे इनका लिटिल बिट कंट्रोल है, लार्जली वे के अंदर में होतीज का कंट्रोल है। और यमन का जो गवर्नमेंट है वो एग्जाइल के अंदर में ऑपरेट है वो किया करती है। हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन राहत। जब यमन में ये जो सिविल वॉर का सिचुएशन हुआ, इस तरीके का सिचुएशन हुआ था, तो वहाँ से इंडियन पर्सन्स को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में रसिया के द्वारा अटैक किया गया है कीव के वहाँ पे, मिसाइल और ड्रोन के थ्रू अटैक किया है जिसमें कैजुअलिटीज को बताया गया। कंटिन्यूस रसिया का अटैक है। डोनबास का जो रीजन है उसको रसिया ने बता दिया है कि उसको वो यहाँ पे सीड नहीं करेंगे, उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। क्योंकि कोल आप देखिए कि वहाँ पे लार्जली वे के अंदर में उसका कोल है वो रसिया को डिमांड होगा उसके कोल की रिगार्डिंग में। और यूएस और नाइजीरिया का जो कोऑपरेटिव मैनर के अंदर में जो एक उन्होंने जो स्ट्राइक किया था मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर में, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है जिसको कि हम कल रीड कर चुके हैं।
आपको जो नाइजर रिवर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और चैट का जो लेक है जो 4 कंट्रीज में एरिया शेयर करता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2025 का जो ईयर है उसमें आप देखिए कि कुछ ऐसे जो यहाँ पे इवेंट्स रहे उसके बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, कुंभ मेला के बारे में है कि कुंभ मेला के अंदर में जो कैजुअलिटीज हुए थे वहाँ पे जो स्टैम्पीड का सिचुएशन की वजह से, तो उसको शो किया गया है। त्रिवेणी संगम के वहाँ पे कैसे लोग हैं जो अपना सेक्रेट जो बात है उसको कैरी आउट करते हैं कुंभ मेला के अंदर में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है कुंभ मेला? 4 प्लेसेज के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। प्रयागराज का जो एरिया है, प्रयागराज का जो एरिया है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर आप देखिए कि नासिक के अंदर में भी ऑर्गेनाइज हुआ करता है समय समय पे। नासिक है, उज्जैन है, उज्जैन के अलावा आप देखिए कि हरिद्वार है। नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है, जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है कि थेयम का जो प्रैक्टिस है जो केरल के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। एज ए गोडेस के रूप से इनको कंसिडर किया जाता है, गॉड के रूप से इनको कंसिडर किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो केरल के वहाँ पे हुआ करती है। कंतारा नाम का एक फिल्म आया था जिसके थ्रू भी इसी प्रैक्टिस को शो है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टीमपीड से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स रहे आईपीएल के दौरान में, जो आरसीबी का स्टीमपीड का जो इंसिडेंट आया था। ऐसे ही आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे पॉलिटिकल रैली के दौरान में स्टीमपीड हुआ था। तो ये शो करता है कि हमारा जो लोकल अथॉरिटी है जब भी किसी इवेंट के रिगार्डिंग में वो परमिशन दिया करते हैं लोकल अथॉरिटीज, तो उस दौरान में आप देखिए कि उनके द्वारा प्रॉपर इंस्पेक्शन हो कि जो इवेंट होगा उसके अंदर में प्रॉपर जो एंट्री है और एग्जिट के जो गेट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए। और क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ पे सिविल सर्विस या लोकल अथॉरिटीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान में इस पार्ट को इंक्लूड है वो किया जाए। उत्तराखंड के अंदर में आप देखिए कि जो जो वहाँ पे जो कंडीशंस हुआ था हैवी रेनफॉल की वजह से, उसकी उस फोटो के बारे में मेंशन किया गया है। श्री साइलम के अंदर में लेफ्ट बैंक कैनाल का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि टनल के अंदर में जो कोलैप्स हुआ उसके बारे में मेंशन है, उस सिचुएशन के बारे में। और पहलगाम के वहाँ पे जो टेरर अटैक होता है जो टूरिस्ट पर्सनस को टारगेट करते हुए किलिंग किया गया था, जिसके बाद में आप देखिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हैं। तो स्टूडेंट्स उस पहलगाम टेरर अटैक जो मिडो है वहाँ पे बासवन वैली के अंदर में जो मिडो है उसके बारे में यहाँ पे फोटो में जो है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि 25 के दौरान में जो कुछ रहे, कुछ ऐसे फोटोज हैं उनका यहाँ पे मेंशन है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया कीजिए, पार्टिसिपेट आप करोगे होमवर्क के अंदर में तो ही आपका बेटर रिवीजन होगा, बेटर आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।